वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुसलमानों का प्रस्तावित आंदोलन पहले से घोषित था, लेकिन इसकी पहली गूंज विधानसभा परिसर में सुनाई दी। सबसे पहले महागठबंधन के घटक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने बिहार विधानसभा गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र की इस नीतियों का खिलाफत करते हुए साफ साफ कहा कि इस नीति की वजह से मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचने वाला है। इस बात का हवाला देते हुए महागठबंधन के कई नेताओं ने अपने बयान जारी किए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरे मजबूती से मुसलमान संगठन के साथ खड़ी है और जो वक्फ बिल संशोधन बिल जो लाया गया वो कहीं ना कहीं लगता है कि मुसलमान के हित में नहीं है। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी हमलावर हो गई। जेडीयू ने साफ साफ कहा कि सबसे ज्यादा काम मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किया है। इसके बावजूद कुछ लोग तुष्टीकरण की नीति के तहत इस तरह के आंदोलनों में कूद पड़ते हैं। इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। संविधान की प्रतियां लेकर के छाती पीटने वाले लोग आज गैर संवैधानिक वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को लाभ है। 80% पासमानदा, गरीब, पिछड़ा मुसलमान उससे वंचित है। भारत सरकार कानून बना करके गरीब मुसलमानों को मजबूत करेगी और इसके लिए लालू प्रसाद जी, कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, उनका कलेजा फट रहा है। वो समर्थन करने जा रहे हैं। किसी भी संस्था का समर्थन करना समुचित है, लेकिन वो जो तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के लोग या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग, वो कान खोल के सुन ले। अगर गैर कानूनी कार्रवाई होगी तो बिहार सरकार और भारत सरकार इलाज करना भी जानती। कुल मिला के वक्फ संशोधन बिल का मामला बिहार में भी गूंजा। एक तरफ सड़क पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ सदन में भी हंगामे काफी हुए। हालांकि सदन में हंगामे के तत्काल बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने 2 बजे तक के लिए पूरे बिहार विधानसभा को स्थगित कर दिया और साफ कहा कि इस हंगामे की वजह से सदन स्थगित किया जाता है। मतलब साफ है कि इस बात की आवाज सड़क से सदन तक सुनाई दी और मुस्लिम संगठनों के समर्थन में महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं ने भरपूर समर्थन दिया। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। रामनवमी के मद्देनजर हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस के दौरान कल रात जो कुछ भी घटना हुई, उस घटना के बाद और उस घटना की गूंज सदन में भी सुनाई दी। बजट सत्र चल रहा था। सदन में जैसे ही विपक्ष के विधायक आए, उन्होंने तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए सदन के सामने जो ये पोर्टिको है, इसी पोर्टिको में लगातार जो है बीजेपी के सदस्य हंगामा करने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों का साफ तौर पर विपक्ष का कहना था कि सरकार जो वर्तमान सरकार है, ये अबुआ सरकार नहीं, अबुओं की सरकार हो गई है और जिस तरह से इस सरकार में लगातार एक समुदाय का मनोबल बढ़ रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। हजारीबाग के विधायक इसमें सबसे मुखर तौर पर सामने आए। साथ ही नीरा यादव और बाबूलाल मरांडी, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया और पोर्टिको के बाहर जो है धरने पर बैठे और सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की। लेकिन आसन ने इस तरह की व्यवस्था दी कि बाद में इस पर जवाब दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगकर उनसे जानकारी लेकर इस पर जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार पर्व त्योहार के दौरान दो संप्रदायों के बीच हंगामा हो रहा है और बजट सत्र के दौरान 2 बार ऐसी घटना हो चुकी, एक गिरिडीह में और अब कल हजारीबाग में। इन दोनों घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है।
जबकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये सब सोची समझी साजिश है और कौन करा रहा है ये सब सरकार को पता है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन में दिन भर इस मुद्दे पर हंगामा होता रहा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। छत्तीसगढ़ में आज सीबीआई ने एक साथ 17 स्थानों पर दबिश दी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित आवास, भिलाई स्थित आवास, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर सीबीआई की टीम पहुंची, 4 आईपीएस अफसरों के घर सीबीआई की टीम पहुंची, एडिशनल एसपी के घर सीबीआई की टीम पहुंची, पुलिस के कुछ सिपाहियों के घर सीबीआई की टीम पहुंची और जितने भी लोगों के घर आज सीबीआई का छापा पड़ा है इन सब के लिंक महादेव सट्टा ऐप से जुड़े रहे, ऐसा आरोप लगा है। जब ईडी जांच कर रही थी तो ये वही चेहरे थे, वही नाम थे जिनका महादेव सट्टा ऐप में नाम आया था। और आज सीबीआई की टीम ने पहुंचकर यहाँ से कुछ दस्तावेज जब्त किए, कुछ डिजिटल एविडेंस जब्त किए हैं और कई घंटे ये कार्रवाई सीबीआई की चलती रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है, वहीं सरकार की तरफ से बयान आया है कि सीबीआई बिना किसी पुख्ता सबूत के कहीं नहीं जाती। राष्ट्रीय एजेंसी अपने काम करने के तरीके से ही काम कर रही होती है। इस तरह के आरोपों को निराधार सरकार ने बताया है। एक तथ्य ये भी सामने आया कि बीजेपी के नेता हैं नरेश गुप्ता, लीगल सेल देखते हैं, उन्होंने एक शिकायत सीबीआई को फरवरी माह में की थी और कहीं ना कहीं वो शिकायत भी आज के छापों का आधार बनती नजर आई है। तो बड़ी खबर आज रायपुर की यही थी कि सीबीआई के छापे, ताबड़तोड़ छापे पड़े और भूपेश बघेल के घर से लेकर कई पुलिस अफसरों के घर तक सीबीआई की चहलकदमी आज नजर आई। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। हीरानगर के सन्याल में जो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को लेकर, उसका आज चौथा दिन जारी है और इस वक्त देख रहे हैं कि आप जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो आसपास के एरिया खंगाल रहे हैं कि ऐसी खबर आ रही है कि जो आतंकवादी हैं वो आसपास के एरियाज में छुपे हो सकते हैं। इसी को लेकर जितने भी सन्याल के आसपास के एरिया है, जंगल है, रिहायशी इलाके है, सारे एरियो में लगातार सर्च जारी है और इसी के चलते इस समय आप देख रहे हैं एसओजी की टीम जो है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस समय हम लोग उसी रोड पर हैं जो रोड सन्याल को जाती है और यहाँ पर जो है आतंकवादियों को ढूंढने के लिए लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार इस पूरे ऑपरेशन को डीजीपी जम्मू नलिन प्रभात, उसके अलावा आर्मी के हेड जीओसी, डीजी बीएसएफ वो खुद इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ऑपरेशन को में कोई बहुत बड़े आतंकवादी हो सकते हैं जैश के, जो इस किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसे हैं। क्योंकि जिस तरह का सामान मिला है उसको देख के लगता है कि वो जो आतंकवादी हैं पूरा प्लान तरीके से आए थे। और आतंकवादियों के बारे में जो खबर आ रही है, ऐसे भी सूत्रों से खबर आ रही है कि ये जो पूरा ग्रुप था शायद 10 का था, जिसमें 5, 3 और 2 ये 3 ग्रुप्स में बंटे हैं और ऐसे में सुरक्षा बल किसी तरह कोताही नहीं बरत रहे और पूरे एरिया को, चाहे वो जंगल हो, रिहायशी हो, पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है ताकि आतंकवादियों को यहीं पर उनके स्थान जहां पर छुपे हैं वहीं पर मौत के घाट उतारा जा सके। विकास रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस के लिए सन्याल से। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर के मामले में भी उन पर कार्रवाई होना तय है। योगी सरकार का पहले से ही जीरो टॉलरेंस के नीति के प्रति काम कर रही है और योगी सरकार अभी भी दावा कर रही है कि बड़ा हो या छोटा हो जो करप्शन में लिप्त होगा वो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं तो निश्चित तौर पे बड़ा से बड़ा आदमी भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ हम उसे बख्शने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ इनके कार्रवाई को कांग्रेस दिखावा बता रही है, कह रहे कि ये जो बड़ी करप्शन का मामला है वहां सरकार कुछ नहीं कर रही है। छोटे मोटे मामले तहसील से लेके हर एक जगह अभी भी करप्शन फैला हुआ है। अगर जीरो टॉलरेंस देखना है, रोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, कमरों में, संदूकों में, गाड़ियों में बंद पैसों की गड्डियां, सरकारी दफ्तरों में पकड़े जा रहे सरकारी अधिकारी, वह थानों से लेकर तहसील, ब्लॉक, जनपद स्तर के कार्यालय में उत्तर प्रदेश की लुटती जनता की भावना और उनकी आवाज इस बात को दर्शाती है कि योगी सरकार के 2 तरह के काम हैं, एक दिखाने वाले, एक हकीकत वाले। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता लुट रही है, परेशान है और योगी आदित्यनाथ कुछ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर या कुछ छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने काम कर रहे हैं।
हालांकि बीजेपी जरूर कह रही कि हमारी सरकार जो वादा की थी करप्शन के खिलाफ लड़ाई की, उस वादे पर खरा उतर रही है। देखने वाली बात है कि अभिषेक प्रकाश के बाद कितने अभी वो आईएएस अधिकारियों पर तलवार लटक रही है जिन पर गाहे बगाहे करप्शन के चार्ज लगते रहे हैं। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब प्रदेश में चल रहे अवैध रूप से मदरसों पर कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया है। पिछले 1 महीने के दौरान उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में 136 से ज़्यादा अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। वहीं अब इन सीलिंग की कार्रवाई के बाद प्रदेश सरकार ने इन मदरसों में होने वाली फंडिंग की भी जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण या अवैध रूप से चल रहे मदरसों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कि मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारे, अवैध जो भी है, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर सरकार की इस कार्रवाई का मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने स्वागत किया है, तो वहीं विपक्ष ने इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि जिन मदरसों पर कार्रवाई की गई है उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का अब रिजल्ट का समय था, जबकि सरकार ने दावा किया है कि जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे थे, सीलिंग की कार्रवाई के बाद उन्हीं सभी बच्चों को नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो सके। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के सीधी के रहने वाले श्रीराम गुप्ता ने इंदौर की भंवरकुआ थाना पुलिस को फ़ोन कर बताया था कि उनका बेटा सतीश गुप्ता का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता 1 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। पुलिस ने जब फिरौती के लिए आए हुए नंबर की जांच की तो पता चला कि वह आरुष अरोड़ा और तेजवीर सिंह का निकला। दोनों लड़कों से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सतीश गुप्ता ने खुद यह कहानी रची थी और अपने पिता से 1 लाख रुपए ऐंठने के लिए अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी। नंबर ट्रेस करके और संदिग्धों से पूछताछ करके हमको 2 लड़के मिले, जिसके नाम आरुष अरोड़ा और तेजवीर सिंह सद्दू, ये रहने वाले भोलाराम उस्ताद मार्ग के ही है। इनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिसकी अपहरण की जो सूचना दी गई है जिस लड़के की, उसका नाम सतीश गुप्ता है, वो भी इनका साथी है और मिला हुआ है। इससे जब सतीश गुप्ता को जब राउंड अप करके पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने ही अपने झूठे अपहरण की कहानी रची थी, अपने दोस्तों को शामिल किया था और अपने दोस्तों के माध्यम से अपने पिताजी को फोन लगवाया था, जिसमें 1 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने करी थी। पुलिस ने जब इस कहानी को बनाने का कारण पूछा तो सतीश ने बताया कि उसके ऊपर काफ़ी कर्जा है और काफ़ी महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने अपने पिता को झूठी कहानी में उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन इंदौर पुलिस की सजगता के चलते पूरा मामला खुल गया। अब तीनों युवकों से पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन का दर्शन किया। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने खालिस्तान आतंकी पन्नू के ऊपर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पन्नू पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलता है और भारत में आतंकवाद फैला रहा है। किसी भी सिख समाज का पन्नू से कोई संबंध नहीं है और सिख समाज को पन्नू का विरोध करना चाहिए। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा यहाँ अयोध्या आए, जहाँ उन्होंने एक और राम जन्मभूमि का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, कनक भवन का दर्शन किया और यहाँ पर संतों से मुलाकात की। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। पुलिस विभाग में गवाहों का एक बड़ा मामला सामने आया है। यह वह गवाह हैं जिनका केस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता
और इन्हें 1, 2, 4 केसों में नहीं बल्कि 100 केसों में गवाह बना रखा है। ऐसे में ये पुलिस के पॉकेट गवाह कहे जाते हैं। ये गवाह वो गवाह होते हैं जिनको पुलिस चाहे जब अपनी मन चाहे इच्छा से जिस चाहे केस में गवाह बना देती है। ऐसे में जब इन केसों का राजीनामा होता है तब इन गवाहों को जो राजीनामा का 20% होता है वो दे दिया जाता है। बकाया की राशि पुलिस अपने पास रखती है। यानी कि एक बड़ा खुलासा केसों में गवाहों को लेकर हुआ है। ऐसे में कोर्ट ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही पुलिस के बड़े विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश किया है कि इस तरह की कार्यशैली सहन नहीं की जाएगी और जिस तरह से एक एक गवाह को 100 केसों में शामिल किया गया है, कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है गवाहों का रैकेट है। इस पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर जिस तरह से पुलिस ने जो कार्रवाइयां की हैं अब तक उनकी जांच की जाए। ऐसे लोग जो गवाही देने में इच्छुक नहीं है उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो रिपीटेड विटनेस हो जाते हैं और इस स्थिति को निश्चित रूप से हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि ऐसे गवाह बार बार मतलब सामने ना आए। जो कई प्रकरणों में जो है पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें वो अलग अलग कार्रवाइयों में गवाह बने हों। अब देखना होगा इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान विधायकों को मिलने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स की संख्या बढ़ाकर 4 करने, साथ ही विधायकों के सैलरी बढ़ाए जाने की बात भी सामने आई। इस दौरान स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आगामी 100 दिनों के अंदर हमें दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस विधानसभा बना, यानी कि हम कह सकते हैं कि आगामी मानसून सत्र में हमें दिल्ली विधानसभा पेपरलेस विधानसभा के रूप में नजर आने वाली है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित इन हाउस कमेटी जांच तेज कर दी है, लेकिन इसी बीच इसको लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका अपने समय पर आएगी और समय पर ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार के समक्ष जाने को कहा है। दरअसल यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नेदुम पार्रा सहित अन्य लोगों की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो इन हाउस कमेटी का गठन किया है उस कमेटी को इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कानून पार्लियामेंट से पास नहीं है और जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है तब तक इस मामले की जांच नहीं की जा सकती है। इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद इस मामले की सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराई जाए, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में कहा कि हम समय आने पर सुनवाई करेंगे। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर किसी अन्य का मामला होता तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब लग जाती, लेकिन इस मामले में अभी तक जांच शुरू नहीं की गई है, लिहाजा इस मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कब तक सुनवाई करता है और सुनवाई के बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विक्रांत शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा हिंदुओं के लिए सम्मानित महाराणा सांगा का गौरवशाली जिनका इतिहास रहा है, उनको लेकर गद्दार शब्द का उपयोग किए जाने को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही साथ करणी सेना ने आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की, पुलिस ने बचाव किया, लाठीचार्ज किया, जिसके बाद करणी सेना के लोग माने पर जिस तरह से भारत के जो गौरवशाली इतिहास के प्रतीक रहे हैं महाराणा सांगा, उनके अपमान का जो विरोध है वो पूरे देश में हो रहा है। करणी सेना की मांग है कि रामजीलाल सुमन माफी मांगे, तब जाकर करणी सेना इस मामले में को शांत करेगी। जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं, हमारे महापुरुषों को लेकर जिस तरह से अपमानित शब्द का संसद में प्रयोग किया गया, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखना होगा कि महाराणा सांगा के नाम को लेकर अपने नाम की चर्चा कराने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन अपने किए गए कार्यों पर माफी कब तक मांगते हैं। कैमरामैन विक्रांत के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।
मुंबई के अंधेरी स्थित डीमार्ट के कर्मचारी के साथ मराठी न आने के कारण एमएनएस ने मारपीट की। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डीमार्ट के उस कर्मचारी को मराठी नहीं आती थी और हिंदी भाषा में बात कर रहा था। कल हमको लिखित में चाहिए कि वो मराठी का अपमान नहीं होगा। डीमार्ट को ताला लगाएंगे। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार में शामिल पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने भी एमएनएस के इस वाक्य का समर्थन किया है और कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई की भाषा मराठी है और ऐसे में उसे मराठी आनी चाहिए, लेकिन कानूनन मराठी भाषा को लेकर के तलखी और लड़ाई करने के बजाय जिस तरीके से एमएनएस गुंडागर्दी पर उतर आई है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश कानून से चलेगा या एमएनएस के अलग संविधान से चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।